नमस्कार साथियों, आरवीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है रिंग साइज इफेक्ट ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, जो एक रिंग है, मान लीजिए कोई रिंग एक है, उस पर आपका स्ट्रेन का, खिंचाव का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आज उसको पढ़ेंगे हम लोग। और उसमें भी हमारा टॉपिक आज होगा साइक्लोएल्कोनोन। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका होता क्या है, इसमें इसको समझते हैं पहले हम लोग। वी मैक्स मतलब यहाँ पे हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है ये। वी मैक्स आल्सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो आपकी साइज है, मान लीजिए आपकी ये हेक्सा साइज है। ठीक है, इस तरीके से साइज कोई है, कोई आपकी साइज इस तरीके से, कोई आपकी साइज है एक, मान लीजिए एक हेक्सागोनल कोई एग्जाम्पल है, एक आपका पेंटा है, एक ये आपका है टेट्रा। ठीक है, तो एक आपका साइक्लोपेंटाइप टाइप कोई भी है, आपका कोई रिंग है। तो इसकी यह बात की जाती है कि आपकी जो वी मैक्स की वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, वो आपकी रिंग साइज पर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन साइक्लिक कीटोन हैविंग रिंग स्ट्रेन शिफ्टेड टू हायर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपकी कोई एक कंपाउंड है, कोई मालिक्यूल है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक मालिक्यूल है और ये आपका हुआ है आपका कीटोन ग्रुप लगा है इस पर, और एक आपका कोई इस तरीके से और मालिक्यूल है, इस पर भी आपका कीटोन मालिक्यूल लगा हुआ है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो आपकी जो वी मैक्स की वैल्यू होगी, वो जब आपका देखेंगे जो आपका हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है, वो साइक्लोहेक्सेन जो स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो वी मैक्स की वैल्यू होगी, इसकी तुलना में इसकी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि द वी मैक्स आल्सो डिपेंड ऑन द रिंग साइज ऑफ द रिंग। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन द साइक्लिक कीटोन हैविंग रिंग स्ट्रेन इज शिफ्टेड टू द हायर वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, ये 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए 1710 या 50 के आसपास होगी, 10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी 1745 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू होगा, अगर 6 मेंबर से 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हुई है, तो इसकी वैल्यू यहाँ बढ़ गई। ठीक है, द कार्बन, अगर इस बांड इसको, ठीक है, अगर इसको हम ब्रेक करना चाहें तो ये आपको इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से कोई लिख सकते हैं। यहाँ पे इसी बात ये दी है, द कार्बन, कार्बोनिल और कार्बन। ठीक है, ये आपका बॉन्ड है। बॉन्ड एंगल इन द स्ट्रेंड रिंग इज रिड्यूस्ड टू बिलो द नॉर्मल वैल्यू ऑफ 120। ठीक है, अगर इस रिंग को देखें, हेक्सागोनल कोई रिंग है, जो इसकी वैल्यू होती है, इसकी एंगल जो होती है वह 120 होती है। ठीक है, लेकिन जब आपका पेंटागोनल स्ट्रक्चर जो बनता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है, इससे कम हो जाती है। ठीक है, 109 के आसपास शायद आती है इसकी। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, द बॉन्ड एंगल इन स्ट्रेंड रिंग इज रिड्यूस्ड बिलो द 120। ठीक है, असाइक्लिक एंड 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर साइक्लिक कीटोन हैव द नॉर्मल कार्बन कार्बोनिल कार्बन एंगल ऑफ 120। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जाता है कि जो आपकी नॉर्मल हेक्सा मेंबर रिंग है, वहाँ पे 120 होती है, लेकिन जब इसकी अब बॉन्ड, इसका जब हेक्सा से पेंटागोनल स्ट्रक्चर इसका बनता है, तो इसकी जो एंगल होता है इसका रिड्यूस हो जाता है, तो वहाँ पे इसी कारण से इसका जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन एस करेक्टर इन द sp2 ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन इन्वॉल्व द कार्बोनिल बॉन्ड, हेंस द कार्बोनिल बॉन्ड इज शॉर्टेंड। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसा कि मैंने उसको बताया भी, ठीक है, इसको आप अच्छे समझ सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, जैसा यहाँ पे है, ये आप देखेंगे, ये आपका 6 मेंबर है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं 1715 है, यहाँ पे इसकी 1745 है, इसकी 1780 होगी। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे देख रहे हैं रिंग का साइज़ का छोटा होता जा रहा है, इसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो होता है यस करेक्टर वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। जब किसी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है, वो छोटा हो जाता है, और जब बॉन्ड लेंथ छोटा होता है तो उसका जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो बढ़ जाता है, और फोर्स कांस्टेंट अगर बढ़ता है तो हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, मतलब इसका मतलब यहाँ पर 1715 है और यहाँ पे 1745 है, तो यहाँ 1780 है। तो इसका कारण क्या है, इसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें जो आपका यस करेक्टर था, ठीक है, यहाँ पे दिस लीड्स टू इंक्रीज इन एस करेक्टर इन द sp2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन्वॉल्व इन द कार्बोनिल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया जाता है कि जो आपके कार्बोनिल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है,
इसका जो sp2 बॉन्ड है इसमें यस करेक्टर, जैसे रिंग साइज छोटी होती है इसमें यस करेक्टर बढ़ जाता है, और यस करेक्टर जब बढ़ता है किसी का, इससे पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपकी sp की ज़्यादा होती है, sp2 की उससे कम होती है, और sp3 की सबसे कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि मान लीजिए जब sp2 में अगर यस करेक्टर बढ़ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि पी करेक्टर आपका घट रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी इसकी, जो नॉर्मली अगर मान लीजिए 2 रही होगी, मान लीजिए 2 रही होगी, तो इसकी घट के इसकी बढ़ के कहीं ना कहीं 2.1 2.3 कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी, क्योंकि जब इसका एक्स करेक्टर बढ़ेगा तो आपका जो पीक वैल्यू होगी वो कम होगी। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि जो आप sp2 की वैल्यू मान लीजिए 100% है, ठीक है। ये तो अगर यहाँ पे देखिए 33% आपकी होगी यस का, पी का होगा 33, ठीक है, और 33 एक और पी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो यस करेक्टर है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका पी करेक्टर आपका घट रहा होगा। जब पी करेक्टर घट रहा है आपका, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, अगर मान लीजिए अगर जब sp2 था और sp था, जब एस करेक्टर आपका बढ़ रहा है तो इन दोनों के बीच में ही होगा कहीं कहीं ना इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब इन दोनों के बीच में कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि sp2 से तो आपकी बड़ा ही है आपका ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसलिए इससे तो कम होगा, ठीक है, इससे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, लेकिन इससे बड़ी होगी। इसलिए इसको जो बांड तोड़ने के लिए हमारी जो एनर्जी चाहिए वो ज़्यादा चाहिए, और जब किसी चीज़ को एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो उसको बांड तोड़ने के लिए, क्योंकि हमारा एक फार्मूला होता है E बराबर, अगर देखें ये ऐसे पानी भी होता है, अभी आपका वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। तो आपका जब ये अगर बढ़ रहा है तो आपका वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती है, ठीक है। और जब वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी को, यहाँ पे 1715 है, यहाँ पे 1745 हो गया, यहाँ पे 1780 हो गया, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये आपका हुआ साइक्लो एल्कोनोन के बारे में, और ये चीज़ें हर एक मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होती हैं, ठीक है। इस तरह के कॉन्सेप्ट, रिंग साइज इफेक्ट विथ इंटरनल डबल बॉन्ड, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने वो तो साइक्लो एल्कोनोन के बारे में बता दिया था, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कंपाउंड इस तरीके से है, ये आपका कोई कंपाउंड है, यहाँ पे इंटरनल डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब रिंग के अंदर बॉन्ड है, और कोई मॉलिक्यूल आपका इस तरीके से है, ये भी इंटरनल नहीं है, कोई मॉलिक्यूल आपका इस तरीके से है, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, इनमें क्या प्रभाव होगा, इनका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर होगा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरनल या फिर इंडोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, इज वेरी सेंसिटिव टू रिंग साइज, ठीक है। जो आपके एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपका रिंग साइज होता है, जो आपकी ये, ठीक है, इसकी जो साइज होती है इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब कहा जाए अगर इसमें थोड़ा भी चेंज किया जाएगा इस रिंग में, तो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में घटेगी या बढ़ेगी ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन इनमें बहुत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इससे सेंसिटिव होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं, क्योंकि इनमें कुछ भी कोई छेड़छाड़ की जा रही है तो द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज एज द इंटरनल एंगल डिक्रीजेज अंटिल इट रीचेज मिनिमम इन साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये आपका हेक्सेन कंपाउंड है, हेक्सेनीन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे जैसे बॉन्ड एंगल कम होता जाता है, जैसे यहाँ पे अगर देखें इस चीज़ को, इसमें 120 होता है, वहाँ पे इसमें 19 होगा, 109, इसमें 90 होगा, ठीक है, एंगल। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसे जैसे बॉन्ड एंगल कम होता जाता है वैसे वैसे हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, ठीक है, एज इंटरनल इंक्रीजेज डिक्रीजेज, ठीक है। जैसे जैसे हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो घटता है, वैसे वैसे आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होती है, ठीक है, अंटिल इट रीचेज मिनिमम इन साइक्लोब्यूटेन। अब क्या बताया जा रहा है कि जब ये फ्रीक्वेंसी आपका जो साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है, आपका साइक्लोब्यूटेन है, अगर यहाँ तक पहुँच गई, इसके बाद मतलब कुछ और भी हो सकता है, इसके बाद बढ़ता है, ठीक है। बेसिकली क्या है, यहाँ तक आपकी फ्रीक्वेंसी घटती है, जैसे ही आपका कुछ इस तरीके से कंपाउंड आएगा, साइक्लोप्रोपीन आया, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, अभी आगे देखते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि कपल्ड हो जाती है, वाइब्रेशन कपल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो आगे इसको देख लेते हैं। अभी द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी आप डिक्रीजेज एज द इंटरनल बॉन्ड डिक्रीजेज, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया, जैसे एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपकी घटती है जैसे जैसे आपका बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी इन द इंटरनल फॉर साइक्लोप्रोपेन व्हेन द एंगल इज ड्रॉप 50
दिस इनिशियली अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी अकर बिकॉज ऑफ द कार्बन कार्बन वाइब्रेशन इन साइक्लोप्रोपेन इज स्ट्रांगली कपल्ड टू अटैच्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाइब्रेशन। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका साइक्लोहेक्सिनिन है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसका 1650 सेंटीमीटर -1 उसी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे देखेंगे 1646 है, यहाँ पे 1611 है, 1566 है, लेकिन यहाँ पे देखिए तुरंत अगर 1656 हो गई। तो यहाँ पे देखिए अगर हम जैसा बताया गया कि जैसे जैसे बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज होता है वैसे आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी घटती जाती है। लेकिन यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन के केस में क्या होता है, इसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें होता क्या है जो बॉन्ड एंगल इसका है 50 से नीचे मतलब कहा जाए 60 के आसपास तीन होते हैं। ठीक है, इसमें 60 के आसपास होते हैं। और इसमें होता है क्या, जो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है नहीं, इसकी जो मान लीजिए फ्रीक्वेंसी जो आती है इस कार्बन कार्बन की, ठीक है, ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इसकी भी तो एक फ्रीक्वेंसी आती होगी। अब इससे जो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ये कपल्ड हो जाती है। कपल्ड मतलब क्या होती है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी और इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी जो होगी वो आपस में जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो आपकी नॉर्मल वैल्यू आनी चाहिए थी, कम आनी चाहिए थी, वो इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपके हुए यहाँ तक आपका था, ये इंटरनल बांड का था। ठीक है, इंटरनल बांड के केस में था कि आपका जब इंटरनल बांड होता है तो क्या होता है। अब एक जो देख लेते हैं हम लोग, द रिंग साइज इफेक्ट विथ एक्सटर्नल डबल बांड। ठीक है, द एक्सटर्नल एक्सोसाइक्लिक डबल बांड गिव एन इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी विथ डिक्रीजिंग द रिंग साइज। ठीक है, हमने क्या अभी तक देखा, जब आपका इंटरनल था, ठीक है, इंटरनल था क्या था, बांड एंगल अगर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी डिक्रीज कर रही है। लेकिन इसके में केस में क्या है, अगर मान लीजिए आपका बांड एंगल डिक्रीज कर रहा है, ये आपका था इंडोसाइक्लिक था। ठीक है, इंडोसाइक्लिक मतलब जब आपका रिंग के अंदर कोई बांड था तब। अब एक्सोसाइक्लिक के अंदर में क्या है, अगर बांड एंगल आपका डिक्रीज कर रहा है, आपका जो वी मैक्स मतलब वाइब्रेशन इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी बढ़ती है। ठीक है, बस इन्हीं सीधी बात कही जा रही है यहाँ पे। तो एक्सटर्नल एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड गिव एन इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी विद डिक्रीजिंग द रिंग साइज। एलेनिन इज एक्सट्रीम एग्जांपल ऑफ एक्सो डबल बॉन्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो एक एलेनिन कंपाउंड होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, CH2। ठीक है, ये आपका एलेनिन है। इसका जो आपका ये बताया जाता है कि आपका एक्सट्रीम मतलब सबसे ज़्यादा एक्सोसाइक्लिक जो मतलब कहा जाए एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका यही है, और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ भी बताया जा रहा है कि एलेनिन इज एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ एक्सो डबल बॉन्ड एब्जॉर्प्शन। दिस रिमूव पी कैरेक्टर फ्रॉम द सिग्मा बॉन्ड ऑफ द डबल बॉन्ड बट गिव्स मोर एस कैरेक्टर, thus strengthening and stiffening the double bond. Their force constant is then increases and the increased and the absorption frequency in increases। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके केस में क्या बताया जा रहा है, जब ये आपका पहले देख लीजिए इसको, आप देखेंगे जैसे मैंने बताया था कि जब आपका रिंग साइज अगर घटेगी तो आपका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हेक्सा है, यहाँ पे 1651 है, यहाँ पे आपको 1657 गया, ये 1655 यहाँ पे है, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, और ये मतलब मैक्सिमम जो आपका एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड होता है एलेनिन, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1940 सेंटीमीटर के आसपास। और यहाँ पे इससे हम देखें इस चीज़ को, तो सबसे ज़्यादा सबसे कम फ्रीक्वेंसी आपकी जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उसका है आपका, उसके बाद पेंटागोनल स्ट्रक्चर का है, उसके बाद आपका साइक्लोब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर है, और आपका एक प्रोपेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे रिंग साइज आपकी घट रही है वैसे वैसे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो पी कैरेक्टर होता है वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, अब क्या कहा जाए, देखिए जैसे मान लीजिए किसी भी मालिक्यूल का, ठीक है, कोई भी हाइब्रिडेशन मान लीजिए मालिक्यूल का है sp2, ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो आपका sp2 ही मालिक्यूल का हाइब्रिडेशन यहाँ पे है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बोला जा रहा है कि इसमें जो पी होता है, पी कैरेक्टर आपका, ठीक है, वो रिमूव हो रहा है।
अगर पी कैरेक्टर आपका रिमूव होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है आपका एक्स कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। जब एक्स कैरेक्टर बढ़ता है तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो उसका आपका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कम होता है, और बॉन्ड लेंथ अगर कम हो रहा है तो आपको पता ही है कि जो फोर्स कांस्टेंट है वो बढ़ता है, और फोर्स कांस्टेंट अगर बढ़ रहा है आपका तो जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है वो बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे यही देख सकते हैं आपको कि 1651 की यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे अगर 1655 हो गया, यहाँ पे 1657 हो गया, और 1678 यहाँ पे हो गया, और 1780 यहाँ पे हो गया। ये आपका जो एक्सट्रीम एग्जाम्पल था 1940, ठीक है, यहाँ पे। और एक चीज़ और बताया गया, जैसे जैसे आपकी रिंग साइज बेसिकली क्या था कि आपका बढ़ क्यों रहा है, यहाँ पे बताया गया, ठीक है। इसका जो रीजन था कि पी कैरेक्टर जिसका होता है रिमूव हो जाता है। लेकिन सबसे बढ़िया इसका तरीका ये है कि जैसे देखिए जो साइक्लिक बॉन्ड आपका है, एक साइक्लिक कंपाउंड कोई है, अगर उसकी देखिए अगर रिंग उसकी साइज, ठीक है, घटती जा रही है तो वहाँ पर सिंपल सी बात है उसकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा तुरंत वहाँ पे। अभी देख लेते हैं मोनो सब्स्टिट्यूट। ये आपकी जब एरोमेटिक रिंग आएंगी तो उनमें जब विनाइल कंपाउंड इसमें अटैच है कि नहीं है तो आप इसको यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। द सब्स्टिट्यूशन मोनो सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, ठीक है। कोई मान लीजिए डबल बॉन्ड इस तरीके से है, अब एक कोई कार्बन कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे लगा हुआ तो उसकी यहाँ बात की जा रही है तो उसमें क्या प्रभाव होगा। कोई भी मॉलिक्यूल इस तरीके से आपका है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बिनाइल, ठीक है। ये बिनाइल होता है। दिस सब्स्टिट्यूशन पैटर्न गिव राइज टू स्ट्रांग बैंड 1 नियर 990 सेंटीमीटर -1, ये आपका वेव नंबर होता है, एंड द अदर 910 सेंटीमीटर फॉर एल्कली सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आपका ये कोई मॉलिक्यूल है इस तरीके से, ठीक है, आपका अगर एल्कली मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए अगर एल्कली, ये आपका बिनाइल कंपाउंड यहाँ तक है, ठीक है, ये बिनाइल है, आपका एल्कली कंपाउंड यहाँ पर सब्स्टिट्यूट है। अब ये एल्कली सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होगा, इसमें दो बैंड आएंगे, एक आपका 990 सेंटीमीटर -1 पे आएगा, एक आपका 910 सेंटीमीटर -1 के आसपास आएगा, ठीक है। एंड ओवरटोन ऑफ 910 सेंटीमीटर -1 बैंड यूजली अपीयर एट 1820 सेंटीमीटर -1 एंड हेल्प कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ बिनाइल ग्रुप, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि इसके पहले ये आपका दो बैंड आएंगे 990 और 910 में, ठीक है। और 910 वाला जो आपका होता है ये ओवरटोन बैंड होता है। अब 910 वाला जो बैंड है ओवरटोन बैंड, इसकी वजह से एक और आपको बैंड मिलेगा, वो आपका आएगा 1820 सेंटीमीटर -1 के आसपास, ठीक है। अगर इतनी बातें अगर आपको वहाँ पे दिख गई, ठीक है, एक आपका 990 सेंटीमीटर -1 पे एक बैंड आपको मिल रहा है, फ्रिक्वेंसी मिल रही है, एक 910 पे और एक 1820 के आसपास मिल रहा है, ठीक है। अगर इतनी बातें अगर कोई भी आपका स्पेक्ट्रा दिया हुआ है उसमें अगर मिल गई तो आप ना बता सकते हैं कि आपका जो गिवन कंपाउंड है वो कौन सा है, वो, ठीक है, वो आपका कंपाउंड जो होगा बिनाइल ग्रुप कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। कोई भी जैसे मान लीजिए कंपाउंड है उसमें बिनाइल ग्रुप आपका अटैच होगा। द यूज ऑफ द आउट ऑफ द प्लेन वाइब्रेशन टू कन्फर्म द मोनो सब्स्टिट्यूट स्ट्रक्चर इज द कंसिडर्ड वेरी रिलायबल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो आउट ऑफ प्लेन जो वाइब्रेशन होता है, अगर वहाँ पे भी अगर कोई बैंड मिल रहा है तो ये आपको कंफर्म कर देता है जो आपकी रिंग है वो मोनो सब्स्टिट्यूट है। मोनो सब्स्टिट्यूट मतलब क्या हुआ कि आपका मोनो मतलब हुआ एक, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपका एक कंपाउंड है इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर कोई अगर एक कुछ लगा हुआ है, ठीक है, एक बाउंड लगा हुआ है तो ये बता देगा कि अगर वहाँ पर आउट ऑफ प्लेन पे एक कोई बाउंडिंग वाइब्रेशन आ रहा है तो ये बता देगा कि हाँ ये एक आपका मोनो सब्स्टिट्यूट रिंग है, ठीक है। The absence of these band almost certainly indicate that this structural feature is not present within the molecule, ठीक है। अगर मान लीजिए बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए इस तरह के रिंग अगर आपको इस तरह की जो फ्रिक्वेंसी होती है अगर मॉलिक्यूल में एब्सेंट है तो सिंपल सी बता देगा वो मॉलिक्यूल आपका बिनाइल नहीं है, ठीक है। सिस एंड ट्रांस, ठीक है, 1,2 डाई सब्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड, ठीक है। मान लीजिए कोई बॉन्ड है इस तरीके से, ठीक है, आपका डाई सब्स्टिट्यूट बॉन्ड हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड में यहाँ पे एच भी देगा, ठीक है, बीच में। तो आप यही सी बात कर रहा है, सिस अरेंजमेंट अबाउट द डबल बॉन्ड गिव वन स्ट्रांग बॉन्ड नियर 700 सेंटीमीटर -1, ठीक है। अगर बताया जा रहा है कि आपका मतलब दो सब्स्टिट्यूट कोई मॉलिक्यूल है तो उसकी जो बॉन्ड आएगी वो भी स्ट्रांग, उसकी पीक आएगी 700 सेंटीमीटर -1 के आसपास, ठीक है। वाइल ट्रांस डबल बॉन्ड ऑब्जर्व नियर 970 सेंटीमीटर -1, ठीक है। ये चीज़ें देखिए आपको याद ही करनी पड़ेगी, आपको बहुत बोरिंग जरूर लगेगा लेकिन इसका कोई उपाय है नहीं, ठीक है। आपको ये चीज़ याद ही करनी पड़ेगी कि जो सिस कंपाउंड होते हैं वो 700 सेंटीमीटर -1 के आसपास फ्रिक्वेंसी देते हैं जब आपका दो सब्स्टिट्यूट कोई मॉलिक्यूल है कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, और अगर आपका ट्रांस मॉलिक्यूल होगा वो 970 सेंटीमीटर -1 के आसपास देगा, ठीक है। डाई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड वन स्ट्रांग बैंड नियर
890 सेंटीमीटर -1 इज ऑब्टेन्ड फॉर जिम डाई एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि मान लीजिए कोई आपका मॉलिक्यूल इस तरीके से है, इसको हम लोग बोलते हैं जेम। ठीक है, जेम मॉलिक्यूल। अगर इस तरीके से आपका कोई मॉलिक्यूल है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 890 सेंटीमीटर -1 के आसपास आएगी। ठीक है, अब ट्राई सब्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड वन मीडियम इंटेंसिटी बॉन्ड नियर 815 सेंटीमीटर सेंटीमीटर -1 ऑब्टेन्ड। ठीक है, अगर ट्राई सब्स्टिट्यूट की में क्या होगा कि आप कोई और है कि एक और लग जाएगा। ठीक है, कोई ग्रुप लग जाएगा। इसके केस में क्या होगा, आपका 815 सेंटीमीटर -1 की आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ऑब्टेन्ड होगी। अब टेट्रा की देख लेते हैं, टेट्रा सब्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये सारी बातें की जा रही है इसी केस में। ठीक है, ये अगर मान लीजिए इस तक चारों कंपाउंड आप में लगे हुए हैं, एक ही कोई सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, आप मान लीजिए कोई भी कंपाउंड लगा हुआ है। ठीक है, तो उसकी यहाँ बात की जा रही है, दीज एल्केनी डू नॉट गिव एनी एब्जॉर्प्शन इन द रीजन बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द डबल बॉन्ड इन। ठीक है, अब क्या बताया जा रहा है कि आपका टेट्रा सब्स्टिट्यूट कोई अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगी वो देगी, वो आपका स्पेक्ट्रम में शो ही नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई बॉन्ड हो गया, बना दिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इनके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, अब नहीं रह पाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी पहले से फुल है। ये आपका जो स्पेक्ट्रा होगा, इसका कोई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, इसलिए जो स्पेक्ट्रम होगा वो शो ही नहीं होगा इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ। ठीक है, इन एडिशन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इज वेरी वीक। ठीक है, अब इसके अलावा भी मान लीजिए जो कार्बन कार्बन की जो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए थी वो भी बहुत वीक आती है। देखें, अगर मान लीजिए इसके पहले समझते हैं चीज़ को, ये आपकी मान लीजिए कार्बन कार्बन अटैच है। ठीक है, अगर इसके जो स्लाइड इसके जो पहले आपको डाटा दिया गया है, अगर उसको देखेंगे जो हमारे कार्बन कार्बन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्पेक्ट्रा में वो शो ही नहीं होती है, तो कहाँ से वो बता सकते हैं कि जब आपका टेट्रा सब्स्टिट्यूट कोई मॉलिक्यूल है तो वो आपका स्पेक्ट्रा में कोई फ्रीक्वेंसी देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसका जो पिक आती है मीडियम आती है। ठीक है, अब जिससे इसके साथ कोई हाइड्रोजन है नहीं, जिसकी वजह से इसका जो पिक आती है वो भी अब इस केस में बहुत वीक आती है। ठीक है, हो सकता है कभी दिखाई दे दिया वो कभी नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इन एडिशन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज वेरी वीक आर एब्सेंट एट अबाउट 1670 सेंटीमीटर -1 इन दीज हाईली सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम। ठीक है, हमें पता है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो फ्रीक्वेंसी होती है लगभग 1600 से 1800 के आसपास। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब इससे केस में क्या होगा कि जो आपका पता है इसमें कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच नहीं है, तो ये इसकी जो पिक आती है बहुत वीक आती है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये इसका भी हो सकता है कभी दिखाई दे और हो सकता है कभी नहीं दिखाई दे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी टॉपिक लेके आएंगे, जैसे आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे पूरे अच्छे से।